नमस्कार। बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के बारे में। दरअसल कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अपने 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। ये नाम ऐसे जिसमें मध्य प्रदेश का एक भी नहीं है। इसमें सबसे खास बात निकल कर ये आती कि मध्य प्रदेश के जो उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है उसमें पद प्रतिष्ठा के साथ दमदार उम्मीदवार भी हों, इस पर भी कांग्रेस काम कर रही है। जो अनुमानित नाम है जिनकी अटकलें चल रही है, टीकमगढ़ से किरण अहिरवार, पंकज अहिरवार, जबलपुर से दिनेश यादव, अंजू बघेल, विदिशा से देवेंद्र पटेल, प्रशांत भार्गव और खरगोन से बाला बच्चन और केदार डाबर। बालाघाट की हम बात करें तो ये कमलनाथ के प्रभाव का क्षेत्र है। यहाँ से हिना कांवरे जो लिखीराम कांवरे पूर्व मंत्री है, उनकी बेटी है। इसके साथ कंकर मुजारे की पत्नी अनुभव मुजारे का नाम भी है। होशंगाबाद से संजय शर्मा, मनीष राय, रतलाम से कांतिलाल भूरिया, हर्ष विजय गहलोत, मंदसौर से विपिन जैन और डीपी धाकड़। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रत्याशियों की जो घोषणा की है वो काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं, दमदार प्रत्याशी है। अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो वो अपनी केरल की उस सीट से है जहां से वो पिछला चुनाव जीते थे। केरल की बात करें तो शशि थरूर का नाम है, ताकतवर नाम है और भले ही वो राहुल गांधी कैंप के नहीं माने जाते। लेकिन छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है। राजनांदगांव से भूपेश बघेल को उम्मीदवार बनाया, तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की तैयारी दिख रही है कि वो कमज़ोर है। ऐसा लगता है कि उसकी नज़रें चुनाव पर कम है और राहुल गांधी की यात्रा पर ज़्यादा। लेकिन जिस ढंग से प्रत्याशी घोषित किए हैं, ऐसा मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस दिख रही है लापरवाह, लेकिन वो उतनी लापरवाह है नहीं जितना लोग अनुमान लगा रहे हैं। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, खासतौर से मध्य प्रदेश को फोकस करते हुए कि आखिर मध्य प्रदेश में ऐसे कितने दावेदार हैं, संभावित प्रत्याशी जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीत सकते हैं या कड़ी टक्कर दे सकते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी स्टूडियो में। स्काइप पे हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरव चतुर्वेदी जी, पत्रकार साथी, और इसके साथ साथ चंबल और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयंत तोमर जी हमारे साथ स्काइप पर जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपके साथ। दरअसल मामला बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, मामला इस बात का है कि जो भाजपा 400 पार की बात कर रही है उसके खिलाफ ताकतवर उम्मीदवार का चयन करना कांग्रेस के लिए चुनौती भी है। और ऐसे मौके पर जब कांग्रेस के राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, आधी से ज़्यादा कांग्रेस उनकी न्याय यात्रा को देख रही है और कुछ लोग मिलकर इंडिया गठबंधन को एक तरह से देख रहे हैं, उसमें जो समझौते की सीट है उस पर काम कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने जो प्रत्याशी की पहली सूची जारी की है गौरव जी, 39 प्रत्याशी, लेकिन अच्छे प्रत्याशी है और ऐसा लगता है कि वो वॉकओवर नहीं बल्कि कांग्रेस फाइट करेगी और बीजेपी को चौंकाएगी भी। हम ये भी कहते हैं कि जितना आसान चुनाव भाजपा को या सबको लग रहा है उतना आसान ये चुनाव होने वाला नहीं है। आपकी राय मध्य प्रदेश के रेफरेंस में कि यहाँ किस ढंग के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि भूपेश बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है छत्तीसगढ़ से। मध्य प्रदेश में भी दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, इसके अलावा सुरेश पचौरी हैं, अरुण यादव हैं, कांतिलाल भूरिया हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश के प्रत्याशी ताकतवर होंगे या काम चलाओ? गौरव जी। सर्वप्रथम राघवेंद्र जी, मैं आपकी जिजीविषा को दाद दूंगा कि आप इस बीमारी की हालत में इस डिबेट को संचालित करते हैं, जो एक पत्रकार के मूल कर्तव्य को बताता है कि किस संघर्ष के साथ पत्रकारिता की जाती है। उसके लिए मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं, दर्शकों से प्रार्थना करता हूं कि आपको साहस प्रदान करें और ज्यादा। रही बात, अगर हम आज जो सूची जारी हुई है कांग्रेस की, हम उस पर बात करें तो कुल 36 प्रत्याशी घोषित किए हैं और जिन लोकसभा क्षेत्रों में से प्रत्याशी घोषित किए हैं उनमें से 83
लोकसभा क्षेत्र आते हैं कुल, आधा भी आप नई तैयारी करके जनता के सामने आ पाए। उनमें से भी 20 कांग्रेस के पास पहले से सांसद थे जिनको रिपीट किया गया, उनमें से एक ही का टिकट काटा गया और 19 सांसदों को फिर से टिकट दिया गया। राघवेंद्र जी, किसी भी चुनाव की तैयारी, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो अपने चुनाव परिणाम आने के दूसरे दिन से अपने अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं और वो प्रत्याशी लेकर आते हैं। हालांकि उनके भी कई प्रत्याशी कई बार गलत साबित होते हैं जी। लेकिन इस मामले में कांग्रेस एक परंपरागत अपनी प्रक्रिया के साथ प्रत्याशी चयन कर रही है। कई बार आखिरी दिन तक प्रत्याशी घोषित करते हैं, जो कांग्रेस की एक कमजोरी को, कांग्रेस की रणनीतिक कमजोरी को बताती है। और अगर कांग्रेस को वाकई में चुनाव लड़ना है तो इस पर बहुत पहले विचार कर लेना चाहिए था। वैसे ही माहौल जो बना हुआ उसमें कांग्रेस बहुत कमजोर हालत में, और अगर प्रत्याशियों का चयन इस तरीके से घोषित किया जा रहा है तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस फिर एक बार रणनीतिक भूल कर रही है। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, अरुण यादव हो, अजय सिंह हो, गोविंद सिंह हो, इवन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी चुनाव लड़ने के अनिच्छुक नजर आ रहे हैं। तो अब देखना है कि कांग्रेस किस तरह से मध्य प्रदेश में अपने जो कद्दावर योद्धा हैं उनको कैसे मना पाती है, कैसे युद्ध के मैदान में उतार पाती है। वर्तमान स्थिति में तो कांग्रेस की जो इंटरनल जो प्रैक्टिसेस चल रही है उसमें कांग्रेस बहुत कमजोर हो जा रही है। लेकिन गौरव जी, कांग्रेस में सिपाही होते हैं और वो अपने कमांडर का आदेश का पालन करते हैं। कांग्रेस में हर बड़ा नेता कहता है कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। तो ये जो आपने नाम गिनाया कि वो अनिच्छुक हैं, वो सब सिपाही हैं। कांग्रेस आदेश करेगी तो लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही हम समझ रहे थे कि प्रत्याशियों के चयन में कांग्रेस ने जरूर अभी 36, 39 प्रत्याशी किए, क्योंकि 39 में 3 होल्ड पर हैं, लेकिन लगभग वो घोषित हो जाएंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो 39 या 36 जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जो उम्मीदवार हैं वो ताकतवर हैं। और बीजेपी कितने भी फील गुड में हो, वो फाइट करेंगे और कई बार हमको चौंका भी सकते हैं। तो सवाल ये कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की रणनीति है, दिग्विजय सिंह की संगठन क्षमता है, और फिर पूरे विंध्य में अजय सिंह की हम बात करें, महाकौशल में खुद कमलनाथ बहुत ताकतवर हैं। इसके अलावा आपने डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम लिया है, कांतिलाल भूरिया का हमने जिक्र किया था कि वो रतलाम झाबुआ सीट के सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। फिर अरुण यादव, उनके पिता की एक बड़ी एक तरह से लेगेसी है जो पूरे खंडवा खरगोन में है, कसरावद में है। तो यहाँ भी खंडवा, खरगोन, कसरावद, महेश्वर, धार की हम बात करें तो कांग्रेस के कई ऐसे ताकतवर प्रत्याशी जो विधानसभा में हार गए, लेकिन वो अगर लोकसभा लड़ेंगे तो मुकाबला तो करेंगे, बशर्ते कि कमांडर आदेश करे। ये तमाम सिपाही हैं। मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि इंदौर से संजय शुक्ला भी चुनाव लड़ सकते हैं, सत्यनारायण पटेल भी हैं। धार की हम बात करें तो सुरेंद्र सिंह हनी की बात करें, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसके अलावा महेंद्र कन्नौज भी लड़ सकते हैं। ग्वालियर से साहब सिंह गुर्जर हैं, रामसेवक सिंह है, लखन सिंह यादव है। खंडवा की हम बात कर चुके हैं कि वहाँ अरुण यादव के अलावा सुरेंद्र शेरा का नाम भी है। राजनारायण सिंह वहाँ के पुराने हैं जो बहुत कम मार्जिन से पिछला चुनाव हारे थे। सतना से नीलांशु चतुर्वेदी हैं। अजय सिंह राहुल का तो नाम हम बात कर रहे हैं कि विंध्य से लड़ सकते हैं, वो रीवा की या सतना की बात करें, सिद्धार्थ कुशवाहा है। तो ये बहुत सारे नाम हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी की जो तैयारी कि एक चुनाव के बाद अगले चुनाव में वो जुट जाती है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि वो T20 खेलने में एक्सपर्ट हो गई है। उसने कम टाइम में अच्छे प्रत्याशी दिए हैं। मैं जैन जी के पास जाऊंगा। जैन जी, ग्वालियर चंबल में सिंधिया का बड़ा असर है, लेकिन वहाँ गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह की लॉबी ताकतवर है, और अगर वहाँ बहुजन ने थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ किया, जिसकी संभावना कम लगती है, अगर बहुजन कमज़ोर पड़ी तो कांग्रेस अच्छे मुकाबले में रहेगी। आपका क्या इसमें विचार है? जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है। आपने ये तो ठीक ही कहा कि बहुजन क्या रुख अपनाती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हम थोड़ा सा देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने भिंड से पूर्व सांसद संध्या राय को फिर से अवसर दिया है, और मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र से नरेंद्र सिंह तोमर के सबसे नजदीकी रहे शिवमंगल सिंह तोमर, जो दिमनी विधानसभा के
पूर्व विधायक रहे हैं, उनको अवसर दिया गया है। और ऐसे ही ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर के ही सबसे खास पूर्व मंत्री भरत सिंह कुशवाहा को मौका मिला है। और गुना शिवपुरी से हमको मालूम ही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र सिंह तोमर के दो सबसे खास लोगों को मुरैना से और ग्वालियर से मौका मिला है। इसका क्या असर जाएगा? क्या ये इस बात को प्रमाणित करता है कि नरेंद्र सिंह तोमर का प्रभाव बनाए रखने के लिए एक तरह से पूरा प्रयास चल रहा है? नरेंद्र सिंह तोमर अपने स्तर से भी कर रहे हैं और पार्टी भी कर रही है, और सिंधिया तो गुना से हैं ही। तो इस तरह से एक संतुलन बिठाने की शायद कोशिश की गई है कि नरेंद्र सिंह थोड़ा नेपथ्य में जाएं, लेकिन उनका असर बरकरार रहे। अब कांग्रेस से कौन आएगा? आपने नाम ठीक ही गिनाए। डॉक्टर गोविंद सिंह पहले भी मुरैना लोकसभा से लड़े थे, लेकिन उनके साथ उस समय दिक्कत ये हो गई कि वृंदावन सिंह सिकरवार बीएसपी से चुनाव मैदान में आ गए, जिनके साथ उनकी पहले बातचीत हो चुकी थी कि साथ में रहेंगे, लेकिन अंत में वो बीएसपी से चुनाव लड़े और अंततः डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव हारे। ग्वालियर में आपने बिल्कुल ठीक नाम लिए, उसमें साहब सिंह गुर्जर भी हो सकते हैं जो पहले बीएसपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए। लाखन सिंह यादव हो सकते हैं जो भितरवार से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं। और इस तरह से गुर्जर और यादवों का जो समीकरण है वो एक तरह से भाजपा के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। एक वहाँ रामसेवक सिंह भी है वहां से। जी, रामसेवक सिंह जी हैं बिल्कुल, और रामसेवक सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है, वहां के जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, उनका अपना प्रभाव है। जी, तो कह सकते हैं कि अभी तो ये मामला ऐसा जरूर लग रहा है कि बीजेपी बढ़त में, लेकिन प्रत्याशी अगर ठीक से उतारे गए तो मामला एक तरफा नहीं होगा, फाइट होगी। और उस फाइट में, उस संघर्ष में, उस कांटा जोड़ मुकाबले में जो कार्यकर्ता है और वोटर, उसकी थोड़ी सी अहमियत बढ़ जाती है। ये भी है। अगले दौर की बातचीत में हम इस पर भी बात करेंगे कि जहाँ तक पैसे का मामला है, कांग्रेस के मामले में कहें कि जो उनका अकाउंट है उसको आईटी सर्च कर रही है, और बहुत सारे मामले में एक तरह से अभी बैन लग गया था और अभी आईटी की कार्रवाई जारी है। तो कांग्रेस के मामले में कांग्रेस को दो तरफा मुकाबला करना पड़ रहा है रमेश जी। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी चयन में भी संघर्ष कर रही है और आर्थिक जो स्थिति है उसमें से भी वो दो चार हो रही है, क्योंकि अभी जो चंदे की बात है चुनावी, एडीआर की रिपोर्ट है कि 3000 करोड़ का चंदा था, उसमें 2300 करोड़ रुपए लगभग बीजेपी को मिले हैं, 450 करोड़ के आसपास कांग्रेस को मिले हैं। और कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष, उनका कहना है कि आईटी ने जो कार्रवाई की है उससे उनके बैंक अकाउंट पहले सीज कर दिए गए थे, बाद में वो चालू कर दिए गए हैं फिर से, लेकिन अभी भी उनकी आईटी की कार्रवाई जारी है। तो बीजेपी दो तरफा अटैक कर रही है, एक तो जनता के बीच में कार्यकर्ताओं के साथ, और कांग्रेस की आर्थिक स्थिति को भी वो कमज़ोर करना चाहती, क्योंकि चुनाव तो पैसे से लड़े जाते हैं। तो आपकी बातचीत में अगर इसका भी जिक्र हो, प्रत्याशी अपनी जगह है लेकिन पैसे से भी चुनाव लड़े जाते हैं, इस पर भी अगर फोकस हो जाए तो चर्चा पूरी एक तरह से कंप्लीट हो जाएगी। आपकी राय? देखिए, ये ठीक है कि वो ये आरोप लग रहा है सरकार पर कि कांग्रेस की वो आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी वर्षों से, जब भाजपा सरकार में नहीं भी थी, मनमोहन सिंह भी सरकार में थे, तब से कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर कदाचार पर कार्रवाइयां होनी शुरू हो रही। उसी के तहत अगर आपको ध्यान होगा, केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल में सहयोगी जो दल रहे हैं उनके सांसद भी जेल गए हैं। तो ये कार्रवाई पिछले लगभग 15 वर्षों से भारत में चलती हुई हम दिखाई दे रहे हैं, और उसी का एक सिलसिला ये है कि अलग अलग कार्रवाई हो रही है और लोगों पर शिकंजा कहीं ना कहीं इस बात का कसा जा रहा है। अब ये इत्तेफाक है कि इस समय सरकार भाजपा की है और कांग्रेस के खाते पर भी चला गया, तो इसी तरीके से तो ये हुआ। लेकिन अगर उम्मीदवार के चयन पर, जिस पर कि आज हम चर्चा कर रहे हैं मोटे तौर पर, तो ये जो अभी मध्य प्रदेश के जो संभावित उम्मीदवार हम देख रहे हैं, इसमें से यदि इन संभावित उम्मीदवारों में से कुछ नाम बदलें, खासकर जैसे मुरैना का नाम बदल जाए या मंडला का नाम बदल जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो 5 नाम अभी आए हैं,
तो मैं समझता हूँ वो 5 नाम उन्होंने जो चयन किए हैं, ख़ासतौर से कोरबा का में जो चयन किया है, राजनांदगांव में जो चयन किया है, कहीं ना कहीं भाजपा को चुनौती है। जैसा कि मैं जयंत जी की बात का समर्थन करूंगा और उनकी बात में एक बात जोड़ना चाहता हूँ। पिछली बार मुरैना में क्या हुआ था, नरेंद्र सिंह तोमर को केवल 43% वोट मिले थे, कांग्रेस को 37% वोट मिले थे, बीएसपी को 11% वोट मिले थे और एक किसी को 4% वोट मिले थे। यदि बीएसपी ना होती या कांग्रेस में थोड़ा सा सामंजस्य होता तो नरेंद्र तोमर को तब भी मुश्किल होती। ऐसी स्थिति में तो ये जो अभी मुझे जो लग रहा है, जो संभावित नाम आ रहे हैं, ये भाजपा को फील गुड में रखने के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ में जो 5 नाम घोषित हुए हैं उसमें 3 नाम बिल्कुल चर्चा में नहीं थे। भूपेश बघेल भी कह चुके थे कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है। तो बहुत संभव है कि अजय सिंह का नाम जुड़ जाए, जीतू पटवारी का नाम जुड़ जाए, जबलपुर में और कोई अच्छा नाम जुड़ जाए। तो ये जो नाम जो तलाशे जाएंगे वो मैं समझता हूँ इस बार कांग्रेस होमवर्क करके और अच्छे नामों का चयन करेगी। उसका एक कारण है कि जो अपन ने कई बार चर्चा की है कि उनके पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा तो है नहीं, एक ले दे करके छिंदवाड़ा की सीट है, उसमें अगर वो 1-2 सीट जोड़ ले किसी तरीके से। भिंड में वो मुरैना में ही देखें, भिंड में पिछली बार कांग्रेस को 50%, भाजपा को 50% से ऊपर वोट मिले थे, लेकिन मुरैना में वो 43% पर ही रह गए थे। तो ये जो इस तरीके से, चाहे वो मुरैना की सीट हो सकती है, मंडला की सीट, मुझे मंडला में भी लग रहा है कि बहुत संभव है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार बदल दे और वहाँ से कोई सिटिंग किसी विधायक को टिकट दे दे, तो मुझे फिर उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो इस तरीके से वो 4-5 सीटों पर प्रेशर बनाएंगे। अगर उन 4-5 में से भाजपा से वो एक आध भी ले सकें तो ये उनकी सफलता होगी। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल बीजेपी तो कहती है क्लीन स्वीप, पूरी सीटें हम जीतेंगे, और आपने कहा कि अगर छिंदवाड़ा के अलावा 1-2 सीट और जीत गई तो बीजेपी के लिए एक तरह से झटका होगा। लेकिन देखते हैं, अभी तो कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले, उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। गौरव जी, पूरा मामला इस पर है कि उम्मीदवार पद प्रतिष्ठा के साथ पैसे से भी ताकतवर हूँ, क्योंकि कांग्रेस का जो खजाना है वो तुलनात्मक दृष्टि से भाजपा के मुकाबले कमज़ोर है, और उस कमजोरी के चलते आर्थिक स्थिति जो होती है, अगर वो कमज़ोर है तो फिर मैदान में ताकतवर प्रत्याशी का भी परफॉर्मेंस कमज़ोर होता है, वीक हो जाता है। आपकी राय, कांग्रेस को 2-3 फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा। आर्थिक फ्रंट पर उम्मीदवारों की बात करें तो जो अच्छे उम्मीदवार हैं उनको चूंकि सामने पराजय सी दिख रही है तो वो पीछे हट रहे। जैसे आपने कहा कि कई उम्मीदवार अपने आप को चुनाव लड़ाने के इच्छुक नहीं मानते हैं, तो इस किस्म से जो कांग्रेस की स्थिति है वो बड़ी पेचीदगी भरी है। आर्थिक रूप से कमज़ोर है, संगठन की दृष्टि से जीतू पटवारी नए अभी, और इसके अलावा लोगों को हार दिख रही है, तो वो मैदान में टिकने के बजाय पीछे हटने की बात हो रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? राघव जी, आर्थिक तौर पर देखें, अगर सांगठनिक तौर पर देखें, हम धनबल बाहुबल में दोनों में जिन नामों को आपने और हमने अभी गिना है, वो नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत प्रमुख नाम है, जिनके पास पैसे की भी कमी नहीं है और जिनके पास बाहुबल की कमी भी नहीं है, जिनकी जनता के बीच में भी एक पहचान। लेकिन आपने कहा अभी बात करते करते कि अगर अच्छे प्रत्याशी उतारे, जो कांग्रेस एक दूसरे प्रत्याशियों की टांग खिंचाई करती थी, टिकट काटने की पूरी मेहनत कर देती थी, खुद लड़ने की बजाय टिकट कटवाने में ज्यादा रुचि लेते थे, वो आज खुद मैदान में उतरना नहीं चाह रहे। और इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि क्योंकि इस स्थिति में जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो मनोबल बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि सभी नेता कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में डायरेक्ट वे में बोल चुके हैं। आम कार्यकर्ता भी हताश और निराश हो गया है। हालांकि कार्यकर्ता हर बार उसी शिद्दत के साथ मेहनत करता आया है। पिछले 2 चुनावों को हम देख लें, लोकसभा को भी देखें, हम विधानसभा को भी देखें, नगर निगम भी देखें, स्थानीय निकाय के चुनाव भी देखें, तो कार्यकर्ताओं ने तो अपनी मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसके कारण जो कांग्रेस का बेसिक वोट है 40%, वो अभी भी कंटिन्यू बना हुआ है जी। अब सवाल है कि बड़े नेता साहस दिखाएं और आगे आए मैदान में, तो हो सकता है मध्य प्रदेश की राजनीतिक तासीर में कुछ बदलाव होने की संभावना। गौरव जी, आपने जो बात की उसमें मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। किस्सा ये कि समुद्र में एक जहाज था और उस जहाज के डेक पर यात्री खड़े हुए थे। उतने में उस डेक से कोई महिला समुद्र में गिर जाती है, शोर मचता है और अचानक एक युवा समुद्र में कूदता है और महिला को बचाकर ले आता है। लोग उसको बड़ा शाबाशी देते हैं कि बहुत बहादुर है। वो सबकी
शाबाशी तो लेता है, धन्यवाद भी लेता है, लेकिन पूछता कि मुझे उस आदमी की तलाश है जिसने मुझे धक्का दिया था। तो कांग्रेस में जो आपने कहा कि एक मौका था जब लोग टांग खींचते थे, अब दूसरा मौका ये है कि लोग धक्का दे रहे हैं कि तू चुनाव लड़ ले, तू लड़ ले चुनाव। इस बात के लिए लोग धक्का रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा, तुम लड़ लेना। ऐसे में अगर कोई धक्का देकर चुनाव लड़ लेता और जीत जाता है तो ज़रूर वो ये पूछेगा कि मैं तो चुनाव जीत गया लेकिन मुझे धक्का किसने दिया था, उसकी वो तलाश करेगा धन्यवाद देने के लिए। जैन जी, आपकी राय? कांग्रेस में ताकतवर लोग तो हैं लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते क्योंकि अभी उनको लगता है कि हवा बड़ी खिलाफ बह रही है और ऐसे में लड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि लड़ेंगे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, धन बल के साथ बाहुबल तो लगानी पड़ेगा और पराजय उनको सामने दिख रही है। तो क्या कांग्रेस के जो लीडर हैं वो हताशा में हैं और उनको लग रहा है कि हारी हुई बाजी है, कौन लड़े? जैन जी। जी राघवेंद्र जी, ये तो आपने ठीक ही कहा कि कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो अपना कदम पीछे खींच रहे हैं और शायद इसीलिए कहा गया कि 50% से ज़्यादा जो सीटें हैं वो युवाओं को दी जाएंगी, तो उनमें ऊर्जा है। मुझे लगता है कि जो नौजवान जो नेता हैं जिनमें दमखम है और जो वाकई लड़ने की इच्छा रखते हैं, ऐसे नेताओं की, ऐसे प्रत्याशियों की कमी नहीं है अगर ठीक से ढूंढा जाए। जैसे आपने नाम लिया था सत्यप्रकाश सिकरवार का, लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि गजराज सिंह जी के सुपुत्र हैं और गजराज सिंह जी के ही सुपुत्र ग्वालियर से जो विधानसभा चुनाव लड़े सतीश सिकरवार, और ग्वालियर की महापौर उनकी पुत्रवधू हैं। तो क्या उनको एक ही परिवार के किसी व्यक्ति को मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है? तो ये एक कुछ असमंजस की बातें हैं। और ठीक इसी तरह से फूल सिंह बरैया एक दमदार प्रत्याशी हैं, लेकिन देवाशीष जररिया भी उन्होंने चुनाव लड़ा पिछला, लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस में जिस समय चुनाव लड़ने आए, वोट मांगने आए, तब जो अन्य मतदाता हैं सामान्य वर्ग के, उन्होंने कहा कि आप जो बोलते हैं बड़ा कड़वा बोलते हैं। तो उस चीज पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। भिंड की सीट की जहां तक बात है जी, तो अच्छे प्रत्याशी हैं और कांग्रेस को जरूरत है कि ऐसे अच्छे दमदार प्रत्याशी जिनकी जमावट पहले से है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जिन्हें पहचान का संकट नहीं है, ऐसे लोगों को अगर वो चुनाव लड़ाते हैं तो टक्कर दी जा सकती है। जयंती जी, ऊर्जावान तो मिल जाएंगे लेकिन धनवान कहाँ से मिलेंगे? बिना धन के इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल है और कांग्रेस के पास और पैसे की कमी दिख रही है। उनके कोषाध्यक्ष माकन साहब कह रहे हैं कि हम परेशानी में हैं क्योंकि आईटी की कार्रवाई चल रही है, इसलिए मैंने चर्चा के बीच में विषय नहीं था लेकिन उसको जोड़ा मैंने कि उम्मीदवार तो मिल जाएंगे लेकिन पैसा नहीं रहा तो दिक्कत में कांग्रेस पड़ेगी और इसके चलते ज़रूर परेशानी होगी, क्योंकि बिना पैसे के इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल है। ये मामला, एक फिल्म थी, शर्मा जी ने भी अगर वो फिल्म देखी हो, उस फिल्म में मध्य प्रदेश के कलाकार थे मुकेश तिवारी और उसमें जगीरा नाम का एक डाकू होता है, उसके सामने रिटायर्ड फौजी लड़ने आते हैं, तब वो कहता है हथियार तो ले आओगे फौजी, लेकिन जगीरा जैसा कमीनापन कहाँ से लाओगे? ये उसका संवाद था, डायलॉग। तो कांग्रेस उम्मीदवार तो ले आएगी जो, लेकिन बीजेपी की ताकत है, संगठन है उनके पास, संघ है उनके पास, जोड़तोड़ है उनके पास और सत्ता उनके पास है। तो इसके चलते कांग्रेस उम्मीदवार तो ले आएगी दमदार, लेकिन उतना चतुर चालाक, राजनीति में तो साम दाम दंड भेद सब चलते हैं। शर्मा जी, आपको क्या लगता है? कांग्रेस चाहे जो कर ले, स्थितियां तो विपरीत लगती है और ऐसे में जो कूदेगा उनका प्रत्याशी युवाओं के नाम पर, अगर वो जीत कर आ गया तो जरूर बहादुर कहलाएगा। आपकी राय? देखिए, यहाँ मेरी राय राघवन जी थोड़ा सा अलग है जी। चालाकी और चतुराई कांग्रेस ज्यादा दिखाती है जी। भाजपा में चतुराई और चालाकी थोड़ी कम है। एक जैसे छोटा सा उदाहरण दूं, कांग्रेस की सरकार अभी कर्नाटक में आई, उन्होंने मंदिरों के चढ़ावे पर टैक्स लगा दिया। एक तरफ हमको दिखाने के लिए वो मंदिर जाएंगे और टीका लगाएंगे कांग्रेस को लोग, लेकिन दूसरी तरफ मंदिर के चढ़ावे पर वो टैक्स लगाएंगे और चर्च को उन्होंने अनुदान बढ़ाया और वक्फ बोर्ड को अनुदान बढ़ाया। तो मोटे तौर पर, या जैसे कांग्रेस सरकार ने भी जब उनकी रही तो मंदिरों पर नियंत्रण कलेक्टर का होगा और किसी धर्मालय पर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये चतुराई चालाकी कांग्रेस ज्यादा दिखाती है। संस्कृति और राष्ट्र को लेकर के भाजपा अलग चलती है।
तो अब दूसरी बात आता हूँ, जी। जहां तक कांग्रेस फंडिंग की बात कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस लोगों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए ये बात कर रही है। उनके पास अरबों खरबों रुपए का फंड तो अकेला वो नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट में ही पड़ा हुआ है। तो कितनी सारी जमीनों पर उन्होंने देश भर में कब्जे कर रखे हैं, तो उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है। ये केवल लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए वो ये बात कर रहे हैं। और मोटे तौर पर इस समय पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रभाव और संस्कृति का एक प्रकार से जो ज्वार आया है, उसके कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए वो सारी बात कर रहे हैं। छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं जी, समय का हालांकि वो आज का विषय नहीं है। कांग्रेस बस आधे 1 मिनट में लूंगा कि कांग्रेस का हर नेता इस वक्त जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। मुझे आप बताइए, गांधी जी जातिगत जनगणना के खिलाफ थे, लोहिया जनगणना के खिलाफ थे जातिगत, नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी। उसके बाद अगर आकर के ये सब बातें कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो सांस्कृतिक राष्ट्रभाव आया है भारत, उसको तोड़ने की चालाकी कांग्रेस ज्यादा चालाकी करती है। यही तो उनकी जिसे कहते हैं राजनीतिक मूर्खता है। वो 80% लोगों को नाराज करके चुनाव कैसे जीत सकते हैं? इसको चतुराई नहीं कहेंगे, इसको आत्मघात कहेंगे। चलिए, समय बहुत कम है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश जी, आपका बहुत साधुवाद। जैन जी, आपका धन्यवाद। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर पशुपेश में है। उम्मीद की जा रही कि इस पशुपेश को तोड़ते हुए वो कुछ ताकतवर उम्मीदवार खड़े करेगी, ताकि मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव थोड़ा दिलचस्प और कांटेदार हो। तो बख और मैं सिर्फ इतना ही। बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।